अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है जी लेंस एंड कैटरैक्ट। ठीक है। लेंस इतना बड़ा नहीं है, मेजर जो इस चैप्टर का पोर्शन है ना वो कैटरैक्ट के ऊपर ही है। ठीक है ना। लेंस के अंदर आपने जो चीज़ें देखनी जी, बस चंद ये चीज़ें स्टार्ट में से इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो याद रखनी वो देखने। ये ट्रांसपेरेंट और बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। क्रिस्टलाइन अपीयरेंस है, एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है। आइरस और विट्रस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद इसकी एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1.39 है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है। बाकी जो इसके अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, कैप्सूल होता है इसके बाहर, दरमियान में इसके न्यूक्लियस होता है, इसका एपिथेलियम होता है, फाइबर्स होते हैं और ज़ोन्यूल्स होते हैं। ठीक है। के अंदर अगर आपने देखना है तो लेंस फाइबर इनका जानने की जरूरत नहीं। ज़ोन्यूल्स की जो आइरस के साथ जो सीधी बॉडीज और वो सारी चीज़ें जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा होता है ना, उसको हम कहते हैं कि ये ज़ोन्यूल्स। ठीक है ना। इसमें से कुछ पूछा नहीं हुआ इसलिए नहीं, बस तो कोई ख़ास बात अगर कैप्सूल के अंदर से याद रख लेना, ये एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ आ भी सकता है कि जो कैप्सूल है ना इट इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन वी डेवलप फ्रॉम द लेंस एपिथेलियम। ठीक है ना। वैसे हम देख रहे हैं कि जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं ना वो बेसमेंट, उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं। लेकिन लेंस के सिलसिले में क्या है कि ये लेंस का जो आगे वाली साइड है वो एपिथेलियम है इसका, और जो इसकी पीछे बैक साइड है ना यानी कन्वेक्स है ना ये, तो जो एक तरफ से कन्वेक्स है वो एपिथेलियम में, जो बैक साइड पे कनकेव चीज़ बनती है ना इसकी, वो असल में इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ही है। ठीक है। जो असल में जो इसका कैप्सूल है ना वो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच डेवलप फ्रॉम द लेंस एपिथेलियम। इट इज़ परमेबल टू वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जो एपिथेलियम है वो जी कोबाइडल सेल्स होते हैं। ठीक है। फर्मली अटैच बिहाइंड द इंटीरियर लेंस कैप्सूल होंगी। ठीक हो गया। आगे जी लेंस फाइबर जो है ये जी दो में डिवाइड हो जाते हैं। जो पेरिफेरी में होगा उसको हम कोर्टेक्स कह देंगे, जो सेंटर में हमारा प्रेजेंट होगा उसको हम न्यूक्लियस कह देंगे। ठीक है। जो सेंट्रल हमारे फाइबर होते हैं ना वो ओल्डर फाइबर होते हैं, यानी जो पेरिफेरी है ना जो कोर्टेक्स है वहाँ से नए फाइबर्स बनी जाएंगे और जैसे जैसे वो पुराने हो जाएंगे वो सेंटर की तरफ आई जाएंगे। ठीक है। तो सेंटर में पुराने फाइबर्स होंगे और जो पेरिफेरी है वहाँ पे न्यू फाइबर्स होंगे। और पुराने वाले फाइबर्स में भी जो डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे वो आगे इंटीरियर चैम्बर में ना हमारा एक्वस ह्यूमर जो होता है उसके अंदर फॉल करते रहते हैं। जो न्यूज़ जो होते हैं इन्होंने है लेंस को उसकी पोजीशन के ऊपर होल्ड करके रखा होता है। ठीक है। नॉन पेगमेंटेड एपिथेलियम है। एपिथेलियम पार प्लाना और पार प्लिकेटा से ऑक्सिलरी बॉडी जो होता है ना वहाँ से ओरिजिनेट करता है। कंपोजिशन ऑफ लेंस अगर आप देख लेते हैं इसके अंदर 66% वाटर होता है और 34% प्रोटीन होती हैं। ठीक है। अगर हम इसके अब मेटाबॉलिज्म के ऊपर आ जाते हैं तो जी हमने पहले भी कहा, जैसे मैंने जैसे जैसे इसके साथ डिसइंटीग्रेट होता है वो एक्वस ह्यूमर में करते हैं फॉर्म। ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर फंक्शन एज बोथ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी इसके वो प्रोवाइड कर रहा होता है और सिंक फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट्स भी वही इसके कर रहा होता है। ठीक है। और जी इसके मेटाबॉलिक ये पाथ है 3D के जरिए इसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है। एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट और एरोबिक क्रेब साइकिल। ठीक है। उसके बाद इसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो 15 से 20 डायोप्टर्स है इन अ नॉन अकोमोडेटिव स्टेट। ठीक है। और अकोमोडेशन पावर जो है इसकी बर्थ पे सबसे ज़्यादा होती है, जो 14 से 16 डायोप्टर है। 25 साल की उम्र में वो 7 से 8 डायोप्टर रह जाती है और 50 साल की उम्र में सिर्फ 1 to 2 डायोप्टर्स रह जाती है। ठीक है। फंक्शन क्या हो सकते हैं लेंस के, आपको पता होना चाहिए आराम से। क्या हो सकता है कि एक तो क्लैरिटी को मेंटेन रखता है ये अपनी खुद ही। ठीक है। दूसरा रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव मीडिया यानी 1/3 जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है ना आई का वो लेंस प्रोवाइड करता है और जो 2/3 होता है वो हमारा कॉर्निया प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अकोमोडेशन में हेल्प करता है। और एक जो इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है ना जो पूछ भी लेते होते हैं वो ये है कि ये हार्मफुल यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अब आ जाए इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट है या जिस पूरा चैप्टर जिस टॉपिक के अंदर वो कैटरैक्ट है। ठीक है। कैटरैक्ट क्या होता है, ओपेसिफिकेशन आपकी लेंस की हो जाए ना जिसको मोतिया भी कहते हैं उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। ठीक है। अब इसकी बेबहा टाइप्स हैं, यहाँ पे आपको इतना सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आसान है, आप कौन से अब एज से रिलेटेड पढ़ लें कौन कौन सी हो जाएंगी जी। कंजेंटल है, इन्फेंट में इन्फेंटाइल है, जुवेनाइल है, अडल्ट है। ठीक है। उसके बाद प्री सेनाइल कैटरैक्ट और सेनाइल कैटरैक्ट यानी ओल्ड एज की। ठीक है। उसके बाद अगर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देख रहे हैं लोकेशन के हिसाब से
कैप्सूल में अगर ओपेसिटी है तो कैप्सुलर हो जाएगी, कैप्सूल के करीब है तो सब कैप्सुलर हो जाएगी, कोर्टेक्स में है तो कोर्टिकल हो जाएगी, न्यूक्लियस के ऊपर है सब सुप्रा न्यूक्लियर हो जाएगी, न्यूक्लियर के अंदर है तो न्यूक्लियर हो जाएगा, और अगर तो मुकम्मल वाइट हो तो टोटल कैटरेक्ट हो जाएगा। डिग्री ऑफ ओपेसिफिकेशन में देख लें हम, अगर थोड़ी अभी हुआ है ओपेक, ये आगे हम डिस्कस डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। इंसिपिएंट हो जाएगा, उससे ज़्यादा हुआ इमेच्योर हो जाएगा, उसके बाद इंट्यूमिसेंट हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, हाइपर मेच्योर हो जाएगा। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, BSNL की टाइप से वहाँ पे पढ़ेंगे भी। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है, कंजेंटल भी हो सकता है, मेन बचपन से ही एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाए कंजेंटल कैटरेक्ट। इट इज़ ओपेसिक कंजेंटल कैटरेक्ट के अंदर से सवाल कभी कभी आ जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आया हुआ, ठीक है ना। तो इसके अंदर से जी है, इट इज़ ओपेसिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट एट बर्थ, या बाय बर्थ होगा या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे कंजेंटल या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। ये 1500 में से एक बच्चे को हो सकता है, ठीक है। 2/3 बाइलेटर होते हैं, 1/3 इनमें जिनलेटर भी होता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है मोस्टली ये, ठीक है। लेकिन अगर ये यूनिलेटर हुआ ना, फिर ये विदाउट फैमिली हिस्ट्री और सिस्टमिक डिजीज़ होगा, ठीक है। और ये हेल्दी चाइल्ड को इफेक्ट करेगा अगर यूनिलेटरल है। और अगर ये कोई फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी रूट को फॉलो कर रहा है, फिर ये बाइलेटरल होगा। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल टाइप्स कौन सी हो सकती हैं कंजेंटल की, ठीक है। जैसे हम अभी पीछे बढ़ गए हैं वही सारी इसकी लग जाएंगी। अगर कैप्सूल में हो रहा है तो कैप्सूलर है, फिर कैप्सूल के इंटीरियर साइड पे होगा तो इंटीरियर कैप्सूलर, पीछे होगा पोस्टीरियर। अगर लेंस के बिल्कुल दरमियान में है तो पोलर होगा, ठीक है। अगर किसी सुचर की वजह से हुआ है तो सुचरल हो जाएगा, अगर न्यूक्लियर के अंदर है तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर लेमिला के ऊपर है, न्यूक्लियर के ना सराउंड किया तो एक लेमिला ने, ठीक है ना। तो अगर जोन को जोन भी कहते हैं, तो अगर वो लेमिना या जोन को कैटरेक्ट तो जोनुलर कैटरेक्ट होगा। उसके बाद अगर सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। कोरोनरी कैटरेक्ट होता है जिसको सुप्रा न्यूक्लियर कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ही हमारा अगर डोटेड फॉर्म में हुआ हो तो उसको पंक्टेट और ब्लू डॉट कैटरेक्ट कहेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद जी लेंस मटेरियल पार्शियल या कम्प्लीटली अब्जॉर्व अगर सिर्फ उसकी मेम्ब्रेन बच गई है तो उसको मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट कह देंगे। और अगर पूरा लेंस जो मुकम्मल वाइट होगा उसको हम कंप्लीट कैटरेक्ट कह देंगे, ठीक है। ये इसकी 10 टाइप्स थी, ये आपने बस जितनी आपको याद रखती हैं आप कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाए एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या हो सकती है, कंजेंटल है, मैटरनल काजेज भी होंगे, फिटल काजेज भी होंगे, अननोन भी होंगे। मैटरनल क्या हो सकते हैं जी, मदर को कोई इन्फेक्शन हो गई है, रूबेला वायरस हो गया जैसे, इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया है, स्कीमिया हो गया है, ठीक हो गया। उसके अलावा रेडिएशन एक्सपायर हो गया है, कोई ड्रग टॉक्सिक हो गई है, या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है हमारी को, ठीक है। तो ये 5 हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो जाए, इंट्रायूट्राइन स्कीमिया हो जाए, रेडिएशन हो जाए, ड्रग हो जाए, या जो मदर है उसको एंडोक्राइन डिसऑर्डर डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाए, ठीक है। ये सारे हो गए मैटरनल का। जब बाद हम आ जाते हैं फ्यूटर कॉज। फ्यूटर कॉज इसके अंदर क्या हो सकता है, हेरिडिटरी कॉज हो सकता है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे को, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, कोई ओकुलर एनोमली हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बच्चे को हो सकता है, जिसको गैलेक्टोसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके अलावा कोई ट्रॉमा हो गया जैसे फोर्सेप्स डिलीवरी के दौरान हो सकता है, ठीक है। ये फ्यूचर कॉजेज हो सकते हैं। और अननोन काज में स्पोरेडिक कैटरेक्ट हो सकता है। अब आ जाए क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। इसके सिम्टम्स में एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो सिनेरियो के अंदर उन्होंने अगर कंजेंटल कैटरेक्ट पूछा ना, वो ये वाली लाजमी देते हैं, ये वाली लाइन, वाइटिश रिफ्लेक्स होगा पापिलरी एरिया के अंदर, ठीक है ना। वाइट फ्लैश रिफ्लेक्स कहते हैं इसको, या वाइटिश रिफ्लेक्स कहते हैं इसको, पिपिलरी एरिया के अंदर होगा, ठीक है ना। उसके अलावा डिक्रीज विजन होगा, आई मतलब नॉर्मल होंगी, डेविएशन ऑफ आई होगी, ठीक है, और विजन रिड्यूस होगा। और ये जो वाइट रिफ्लेक्स होता है ना, ये साइंस में भी नजर आता है, और हम इसको ल्यूकोरिया कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है जी। वाइट रिफ्लेक्स इन पिपिलरी एरिया जो है उसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं, ठीक है। इसका आगे सवाल आता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा उसको स्क्विंट हो सकता है, निस्टेगमस हो सकता है। और जब स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जो होती है ना, वो कैटरेक्ट को रिवील करती है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है कैटरेक्ट के लिए, ठीक है। इस साइन एंड सिम्टम्स हमने देख लिए जी, याद क्या रखना है, डिक्रीज विजन तो होना है, नॉर्मल आई मूवमेंट हो जाएगी, डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स के अंदर वाइटिश रिफ्लेक्स आएगा, साइन के अंदर भी ल्यूकोरिया आएगा, विजन कम होगा, स्किन हो सकता है, निस्टिग्मस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल आया हुआ एसटीकी के अंदर कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखे कि बच्चा आया आपको, उसको वाइटिश पिपिलरी रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है, ये जिसको लिकोरिया भी कहते हैं, तो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन से हो सकते हैं।
ये याद कर लें अब आप, ठीक है ना। उसमें कॉन्जेंटल कैटरैक्ट हो सकता है एक तो, ठीक है। दूसरा रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, रेट्रोलेंट्रल फिब्रोप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। इंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस हो सकता है, कोट्स डिजीज हो सकती है, और एंडोप्थेल्माइटिस हो सकता है, और टॉक्सोकेजल ग्रेन्युलोमा हो सकता है, ठीक है। ये सात इनका रट्टा मार लेना है। कौन सा जी? कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, रेटिनोब्लास्टोमा, रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया, उसके बाद ये एचपीवी के नाम से इंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस हो सकता है, कोट्स डिजीज हो सकती है, एंडोप्थेल्माइटिस होता है, और टॉक्सोकेजल ग्रेन्युलोमा। तो ये सात इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओकुलर असेसमेंट आपने यहाँ पे कैसे करनी है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कौन सी है। तो ओकुलर असेसमेंट आपने देखना है जी, फंडस एग्जामिनेशन पहले देखें जी कि मॉर्फोलॉजी और डेंसिटी कैटरेक्ट की नज़र आ रही है अगर आपको, ठीक है, बेस्ड ऑन चाइल्ड विजन। उसके बाद आपने पार्शियल कैटरेक्ट देखने, फंडल एग्जामिनेशन कर लें, रेटिनोस्कोपी कर लें, ठीक है। टोटल कैटरेक्ट या बी स्कैन करवा सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर आप ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर है इसको नोट कर सकते हैं कितना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने जी यूरिन का करवा लेना है, यूरिन एनालिसिस करवा लेना है, सीरम बायोकेमिस्ट्री करवा लेनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा आपने जी सीरोलॉजिकल टेस्ट करवा लेने हैं, ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई वो देखने के लिए, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से हुए हैं देख लें आप यहाँ पे जी, वो हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस या हर्पीस सिम्प्लेक्स, इनमें से किसी की तो नहीं होगी, तो सीरोलॉजिकल टेस्ट करवा लें, सीरम बायोकेमिस्ट्री देख लें, एनालिसिस करवा लें, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है आप, ठीक है। एक तो इसमें से है लेंस एस्पायरेशन स्टेप्स, नंबर 1 है। सर्जिकल टेक्निक होती है मोस्टली, यानी इसमें आपने रिमूव करना है कैटरेक्ट को, ठीक है। वो कौन सी है? लेंस एस्पायरेशन स्टेप्स हैं, ठीक है। उसके दूसरी है लेंसेक्टोमी, ठीक है। ये हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या चीज़ है, ठीक है ना। लेंस एस्पायरेशन में क्या है जी, आप इंटीरियर कैप्सूलोटमी करके जो पार्ट है ना लेंस का जो ख़राब है उसको हम उसको एस्पायर करके या नया लेंस लगा देंगे, IOL इंट्राओकुलर लेंस, ठीक है। और दूसरा है जी लेंसेक्टोमी, लेंसेक्टोमी में जी हम एंटायर लेंस विद एंटायर विट्रस विद द हेल्प ऑफ विट्रस कटर इन फ्यूल एंड फ्यूचर डिवाइस इसको रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास लेंसेक्टोमी कर सकते हैं या लेंस एस्पायरेशन में, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती हैं आपको कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जी हमें पहले नंबर पे हो सकता है कि पोस्टीरियर कैप्सूल की ओपेसिफिकेशन हो सकती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है कि सेकेंडरी मेम्ब्रेन बन सकती है अक्रॉस द पीपल, और थर्ड पे हमारे पास सेकेंडरी ग्लाकोमा आ सकता है, ठीक है। कौन कौन से जी? पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन हो सकती है, सेकेंडरी ग्लाकोमा आ सकता है, या फिर सेकेंडरी मेम्ब्रेन बन सकती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जी विजुअल रिहेबिलिटेशन आपने क्या करनी है जी, हम यहाँ पे स्पेक्टेकल लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, या फिर इंट्राओकुलर इम्प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगी क्वायर्ड कैटरेक्ट। क्वायर्ड कैटरेक्ट क्या है जी? बहुत ही कॉन्जेंटल, इसमें है कि एज के साथ या कि एज के किसी वजह से एक्वायर्ड हो गई है, किसी वजह से आपको कैटरेक्ट हो गया, ठीक है। इसकी भी टाइप हुई है, कैप्सुलर हो सकती है, सब कैप्सुलर हो सकती है, कोर्टिकल हो सकती है, न्यूक्लियर हो सकती है, और टोटल कैटरेक्ट होती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी ना वो कोर्टिकल कैटरेक्ट है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा आती है। एटियोलॉजी में क्या है जी, एज रिलेटेड हो सकती है, आपको मोस्ट कॉमन कहा गया। उसके अलावा जी कोई ट्रॉमा हो गया है, उसके अलावा कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, ओकुलर डिजीज़ हो सकती है। एटियोलॉजी वही रहनी है, ठीक है। कोई ट्रॉमा है, रेडिएशन एक्सपोजर है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कोई ओकुलर डिजीज़ है, ठीक है। मेजर मेजर वो, या कोई टॉक्सिक ड्रग आ गई है, ठीक है। और नई चीज़ यहाँ पे क्या थी जी, वो देख लेंगे। उसमें है जी कोई स्किन डिजीज़ आ गई है, कोई मस्कुलर डिसऑर्डर आ गया है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गया है, कोई ओशियस डिजीज़ आ गई है, कहीं कोई एसोसिएटेड विद वेरियस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, मिलर सिंड्रोम, रोथमैन सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम, इन सब के साथ, ठीक है। फिर जितने याद रह जाए वो आप लिख दें, लेकिन बेसिक ये 5 याद रखें जी। कोई रेडिएशन एक्सपोजर है, कोई ट्रॉमा है, ठीक है, कोई टॉक्सिक ड्रग हो गई है, उसके अलावा कोई सिंड्रोम हो गया है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। ये वाले आप 5 याद रखने, बाकी देख लें जितने याद रहते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है जी कैटरेक्ट रिलेटेड एटियोलॉजी। एटियोलॉजी से रिलेटेड कौन सा होगा? अगर इससे ओल्ड एज से पहले भी होने +9 हो जाएगा, ट्रॉमा से या ट्रोमेटिक हो जाएगा,
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है मेटाबॉलिक हो जाएगा, ठीक है। ओकुलर डिसऑर्डर से है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ड्रग्स की वजह से टॉक्सिक हो गया, रेडिएशन से है तो रेडिएशन कैटरैक्ट हो गया, कॉपर डेपोजिशन से, ये याद रखना है थोड़ा सा डिफरेंस। सनफ्लावर कैटरैक्ट अगर हुआ है तो हम इसको कहेंगे कॉपर डेपोजिशन की वजह से हुआ है, ठीक है। और अगर कोई कॉन्टीजन इंजरी की वजह से होता है उसको हम रोजेटे कैटरैक्ट कहते हैं। अब आ जाए सेनाइल कैटरैक्ट, इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हैं एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपका जी डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या होगा जी, वो एज देगा जी, 50 साल या 70 साल का है, पेनलेस, आहिस्ता आहिस्ता उसकी विजन कम हो गई है, ठीक है। तीन इसकी मेजर टाइप है, एक पोस्टीरियर सब कैप्सुलर है, एक कॉर्टिकुलर है, एक न्यूक्लियर है। मेजर जो हमारी है वो कॉर्टिकुलर है, ठीक है ना, कॉर्टिकुलर कैटरैक्ट। अब पोस्टीरियर सब कैप्सुलर यहाँ पे बताया हुआ है जी, इसमें क्या होगा, सोसर शेप्ड ओपेसिटी आपको नजर आएगी, ठीक है। सोसर शेप्ड ओपेसिटी डेवलप होगी सेंट्रल पार्ट में, जिसको इस लोकेशन को हम लोकेशन को नोडल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा जी, बंदा कहकर के दिन टाइम जब ज़्यादा रोशनी होती है ना, उस टाइम उसका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल की वजह से ना वर्स विजन होता है, यानी विजन बिकम वर्स ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। जब आपका पीपल डायलेट हुआ हो ना तो अब जो थोड़ी बहुत ओपेसिटी है तो बाकी लेंस जो होगा ना वो काम कर रहा होगा, उसको सही नजर, जब वो ब्राइट लाइन में जाएगा ना उसका मेयोसिस होगा तो जो पीपल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब उसको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ब्राइट लाइट में तो उसका विजन वर्स हो जाएगा, ये एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है। दूसरा क्या है, सोसर शेप ओपेसिटी डेवलप होगी यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में होगी, ठीक है ना, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में। अब आ जाए कॉर्टिकल कैटरैक्ट, ये आपका यानी कॉर्टिकल पार्ट है जो लेंस का, सेंट्रल न्यूक्लियस को छोड़कर जो कॉर्टिकल पार्ट है उसके अंदर होगी, ठीक है। जो पोस्टीरियर कैप्सुलर थी वो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं हुई, पोस्टीरियर कैप्सुलर, लेकिन पोस्टीरियर कैप्सुलर में वो सेंट्रल पोर्शन में हुई है, ठीक है ना, इसलिए वो मियोसिस के अंदर। लेकिन जो कॉर्टिकुलर है अब ये पेरिफेरी नहीं होगी, वो सेंटर में हो नहीं सकती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस को उसने काफ़ी स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है ना। ये आप इनके नाम हम याद कर लेंगे। पहले ये लेमुलर सेपरेशन, सामने मैं बताता रहूँ लेमुलर सेपरेशन क्या होगी। सबसे पहले असल में कॉर्टिकुलर जो कैटरैक्ट होता है किस वजह से होता है, इसमें जी लेंस की हाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है ना, किसी डेवलपमेंटल फैक्टर की वजह से वो, या उसके अंदर परमिएशन हो सकती है लेंस कैप्सूल के अंदर, या कोई पोर बन गया जिसकी वजह से उसकी हाइड्रेशन होनी स्टार्ट हो गई है। अब जब हाइड्रेशन होनी स्टार्ट हुई सबसे पहले क्या होगा जी, आपका जो लेमिला है ना वो सेपरेट हो जाएगा न्यूक्लियस से, इसको हम कहेंगे लेमिलर सेपरेशन होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा जी, ग्लेयर आनी शुरू होगी, ठीक है ना, ग्लेयर आएगी यहाँ पे आपको विजुअल फील्ड के अंदर कोई ना, ब्राइट लाइट जब भी आप देखेंगे तो ग्लेयर प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रीनेस ऑफ लेंस नज़र आएगी, इसमें कोई ओपेसिटी नहीं नजर आएगी भैया आपको, ठीक है। लेमुलर स्टेज के बाद आ जाएगी इंसिपिएंट कैटरैक्ट। इंसिपिएंट कैटरैक्ट के अंदर क्या, जो लेमुलर जो आपका ब्रेक होगा ना वो वेज शेप्ड के अंदर ना जो नष्ट हो जाएगा, जो कॉर्टिकल स्पोक्स कहेंगे, यूनिफॉर्म ओपेसिटी या वेज शेप यहाँ पे याद रखना है आपने, तो विजिबल हो जाएंगी यहाँ पे ओपेसिटी और वेज शेप नजर आएगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद इसके बाद नंबर दिस इज चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ फाइबर विच मेक डिवीजन डिग्रीज ऑफ हेलोज डिप्लोपी, ये सब एसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। तीसरी स्टेज हमारे पास रह जाएगी अब इमेच्योर कैटरैक्ट। अब जो हमारे वो जो वेज बने थे ना वो आपस में फ्यूज हो गए ना, वो लार्ज ओपेसिटीज बना दी उन्होंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो जब वो वेज आपस में मिलके वेज शेप लेमिला बन गया ना, आगे वेज शेप थिकनिंग सी बन गई है, पीछे लेंस बना हुआ है। अब असल में होता ये था कि जैसे ही कोई लाइट जाती है वो पहले कॉर्टेक्स में होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद लेंस की, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कॉर्टेक्स की लग होती है तो कॉर्टेक्स से रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो लेंस से रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो जाके फोकस होती है रेटिना पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉर्टेक्स की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाएगी न्यूक्लियस से, क्योंकि वो भी डेंस हो गया ना वेज शेप्ड, जो वहाँ पे ओपेसिटीज बनी है, जब दोनों की बराबर हो जाएंगी जो रिफ्लेक्शन है हमारा, वो ओवरऑल रिफ्लेक्शन तो हमारा कम हो गया ना, जब मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा, वो एक ही बार रिफ्लेक्ट हुई है क्योंकि न्यूक्लियस की भी उतनी हो गई है और उसकी भी उतनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फिर हाइपरमेट्रोपी शिफ्ट आएगी, हाइपरमेट्रोपी शिफ्ट, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगी इंट्यूमिसेंट कैटरैक्ट। इसमें क्या होगा जी, और ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाएगी, हाइड्रेशन की वजह से लेंस हमारा स्वेल कर गया। जब जी लेंस हमारा स्वेल किया है ना, उस वो आगे एंटीरियर चैम्बर के साथ भी लगना शुरू हुआ, एंटीरियर चैम्बर के साथ लगा और उसने जी एंटीरियर चैम्बर से जो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज था उसको बंद कर दिया, जिससे पनेगल ग्लाकोमा डेवलप हो जाएगा हम यहाँ पे, ठीक है ना, इंटीमेशन स्टेट के अंदर। अब हमारे पास आ जाएगा मैच्योर कैटरैक्ट। मैच्योर कैटरैक्ट में क्या होगा जी, प्रॉपर कैप्सूल और न्यूक्लियस ना वाइट और अपेक हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। जब पूरा कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस अपेक हो गया, वाइट हो गया, ठीक है, इसको हम कहेंगे जी अब मैच्योर कैटरैक्ट बन गया हमारे पास, ठीक है।
उसके बाद अगली जो टाइप थी वो न्यूक्लियर कैटरैक्ट। न्यूक्लियर कैटरैक्ट में क्या है जी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो, ये याद रखना है आपने कि कोर्टिकुलर कैटरैक्ट के अंदर हमारा हाइड्रेशन की वजह से हो रहा था कि लेंस में परफोरेशन हो रही थी। न्यूक्लियर कैटरैक्ट होगा इसके अंदर हमारी डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है ना। वही वजह हुई है कि हमारी लेंस की डिहाइड्रेशन हो गया, न्यूक्लियस की वो कॉम्पैक्ट हो गया और उसकी स्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और लेंस इनएलास्टिक और हार्ड हो जाएगा। और अब इसके अंदर जो होगा ना कि लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें मायोपिक शिफ्ट मिलती है, वहाँ पे हमें कौन सी मिलेगी, हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट बनेगी। और यहाँ पे हमारे पास मायोपिक शिफ्ट मिलेगी हमें, ठीक है ना। अच्छा, फेट ऑफ मैच्योर कैटरैक्ट, ठीक है ना। इसमें टाइप ऑफ हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट, इसमें फेट ऑफ मैच्योर कैटरैक्ट में पहला है ये हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट, ठीक है ना। ये हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट के नीचे दो टाइप्स लिखे हैं, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, कि मैच्योर कैटरैक्ट की टाइप्स या हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट की टाइप्स बता दे। तो ये 3 टाइप्स आपने याद रखनी है, ठीक है ना। ये मैच्योर या हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट की टाइप्स है, ठीक है ना। सबसे पहले जी हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट। अगर मैच्योर कैटरैक्ट आपको नहीं निकाला वो हाइपर मैच्योर हो जाएगा। हाइपर मैच्योर क्या होगा जी, उसके अंदर जो ओपेसिटीज ओपेक कोर्टिकल फाइबर्स बने थे ना, उनकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो एक पर्टिशियस मैस के अंदर बच जाएगी, ठीक है। तो पर्टिशियस मैस होगा वो लीक करना शुरू होगा कैप्सूल के अंदर से, ठीक है। अब वो उसके साथ प्रोटीन भी लीक कर रही हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे जी, लीक फ्रॉम द लेंस कैप्सूल एंड मे प्रोड्यूस फेकोलिटिक ग्लाकोमा डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे डेवलप हुआ, जो प्रोटीन लीक हो रही थी वो जाके जी वो हमने फ्लो को बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जी हमारा डेवलप हो जाएगा फेकोलिटिक ग्लाकोमा बन जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरे पे मोरगैग्नियन कैटरैक्ट हो सकता है। इसमें क्या होगा जी, जो हमारा कोर्टिकल परक्यूटेशियस मैस इसके अंदर भी बनेगा ना हमारा, उसकी लिकोफेक्शन हो जाएगी। लिकोफेक्शन हो जाएगा, इम्बिबेशन ऑफ वाटर हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी साथ ही एक तो वो लिकोफेक्ट हो गई, लिकोफेक्शन हो गई, उसके साथ में पीछे से कोई यानी कैप्सूल नहीं हमारा लीक हुआ और इम्बिबेशन ऑफ वाटर भी हो रही है लेंस कैप्सूल के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस होगा ना वो नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरह लेंस के अंदर ना न्यूक्लियस नीचे की तरफ सिंक हुआ मिलेगा और जो हमारा कोर्टेक्स है ना उसकी मिल्की ऐसे अपीयरेंस नजर आई है, इमेज के अंदर नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ये वाली है, इसको मोरगैग्नियन कैटरैक्ट हम कहेंगे, ठीक है ना। इसको लिकोफेक्टिव कोर्टिकल कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या सबलक्सेशन या लक्सेशन होती है। अब इसमें क्या है जी, जो सस्पेंसरी लिगामेंट थे ना या कोलेजन फाइबर्स थे उनकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है साथ ही कैटरैक्ट के साथ। जब उनकी होगी तो हमें पता है कि लेंस को और उससे कैप्सूल को होल्ड उन्होंने करके रखा होगा ना, अगर उनकी होगी तो उससे क्या होगा, या फिर लेंस की सबलक्सेशन या पास से डिसलोकेट कर जाएगा लेंस अपनी जगह से, या फिर लक्सेशन यानी बिल्कुल ही निकल के यहाँ विट्रस में या टीके चैम्बर के अंदर गिर जाएगा हमारा लेंस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेनलेस ग्रेजुअल डिटोरिएशन होगी, ग्लेयर और इनटॉलरेंस टू ब्राइट लाइट हो जाएगी, क्या होगा पीछे लेंस नहीं है। मोनोकुलर डिप्लोपिया हो जाएगा, कलर्ड हेलोज हो जाएंगे, चेंज इन रिफ्रैक्टिव पावर हो जाएगी, मायोपिक शिफ्ट आ सकती है या फिर हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट आ सकती है, ठीक है ना। ये कैटरैक्ट के क्लिनिकल फीचर्स हैं आपके पास, ठीक है। साइज में क्या है, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी और आपको ओपेसिटी नजर आएगी लेंस के अंदर। डायग्नोसिस आपने 3 सिंपल टेस्ट है, सिंपल टॉर्च टेस्ट कर लें, ठीक है, वरना डिस्टेंट डायरेक्टेड थैल्मोस्कोपी से पता लग जाएगा। और जो मैंने पहले दिया हुआ था स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जो है ना वो आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड है कैटरैक्ट के लिए, ठीक है ना। इससे ये डायग्नोसिस की 3 है, सिंपल टेस्ट, सिंपल टॉर्च, डिस्टेंट डायरेक्ट थर्मोस्कोपी और स्लिट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरैक्ट क्या हो सकती हैं, क्या जी अभी हमने पढ़ी है। फेकोमॉर्फिक ग्लाकोमा कर सकता है, वो फेकोलिटिक ग्लाकोमा कर सकता है, फेकोएंटोजेनिक यूवेइटिस हो सकता है या उसकी डिसलोकेशन हो सकती है, ठीक है, या फिर वो प्यूपिल को आकर ब्लॉक कर सकता है, ठीक है ना। अब फेकोमॉर्फिक ग्लाकोमा क्या होगा जी, स्वोलन कैटरैक्ट लेंस जो है वो इमेच्योर या मैच्योर जिस भी स्टेज के अंदर, ठीक है ना, वो पुश होगा अगेंस्ट आइरस और उसने प्यूपिल को भी ब्लॉक कर देना है, ठीक है। और जी आगे जो क्लोजर ऑफ एंटीरियर चैम्बर भी कर देना, रिजल्ट क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर आपको इंक्रीज कर देगा। अब जो फेकोलिटिक ग्लाकोमा इसमें क्या है, ये मैंने कहा था यहाँ पे जो वो हमारा मैच्योर हुआ है, ठीक है, तो हाइपर मैच्योर हो गया कैटरैक्ट। यहाँ पे प्रोटीन या फिर हमारा वो जो
बन रहा था पर्टिशियस मैश, वो बाई लीक होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब जब प्रोटीन बाइंड आएंगी ना तो क्या होगा जी, जो हमारे माइक्रोफेजेज हैं उनको इनगल्फ करना है प्रोटीन को। अब वो प्रोटीन और वो माइक्रोफेजेज जाके आपका ट्रेबकुलर मैशर को ब्लॉक कर देंगे और यहाँ पे आपका क्या होगा जी, फेकोलिटिक ग्लाइकोमा डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फेकोंजाइटिक यूवेइटिस कैसी होगा, ठीक, जब आपको पता है जो आपकी लेंथ की प्रोटीन्स होती है ना, ये वो वह प्रोटीन्स आपकी बॉडी की जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्सपोज नहीं की जाती ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज। तो यहाँ पे जब वो आपके यहाँ पे लीक होंगी, वो एक्सपोज होंगी इम्यून सिस्टम को, तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो होगा वो आपके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा और ये प्रोटीन एंटीजन बिहेव करेंगी। जब वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू होंगे, उसने आके यूवियल ट्रैक, एंसीलरी बॉडी हो गया, वायरस हो गया, इन सब के खिलाफ जी यहाँ पे रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जो यूवीआइटिस कहेंगे, और साथ साथ यहाँ पे क्या होगा जी, इंट्राऑकुलर प्रेशर में इंक्रीज कर जाएगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, और इसको हम सेकेंडरी ग्लाइकोमा कहेंगे, इन्फ्लेमेटरी ग्लाइकोमा कह देंगे। और तीसरी जब डिसलोकेशन ऑफ लेंस है, यानी अगर डिटोरिएशन हो गई है आपकी या डिजेनरेशन हो गई है, साथ ही सीलरी जो सीलरी या जोन्यूलर बॉडी की, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका लेंस या सबलेक्सेट कर जाएगा, ये लग्जेशन हो जाएगी लेंस की। ठीक है, विट्रस में हो सकती है, एंटीरियर चैम्बर में हो सकती है। इनकार्नेशन ऑफ कैटरेक्ट इन प्यूपल जी पेपिलरी ब्लॉक हो सकती है, इसमें क्या होगा, जो डिसलोकेटेड कैटरेक्टिक लेंस है जो मे गेट इनकार्केटेड इन प्यूपल एंड पेपिलरी ब्लॉक एंड ग्लाइकोमा, यानी जो आपका डिसलोकेट हुआ वो जाकर प्यूपल को ब्लॉक करते हैं, तो उससे भी आपका फ्लो भी ब्लॉक हो जाना और उससे ग्लाइकोमा भी डेवलप हो जाएगा। मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है ना, वैसे इसका ट्रीटमेंट है ही सर्जिकल कैटरेक्ट का। ठीक है, लेकिन वीइंग को प्रूव करने के लिए अर्ली स्टेजेस में जो इसकी की जा सकती है वो हम क्या करते हैं, स्पेक्टेकल लगा देते हैं रिफ्रैक्टिव एरर के लिए, ग्लेयर को कम करने के लिए हम डार्क ग्लासेस लगा देते हैं और प्यूपिल डायलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में कहीं थोड़ा बहुत हुआ होगा, जब पूरा प्यूपल डायलेट हुआ मेड्रेटिक आई है तो बाकी लेंस आपका काम कर रहा होगा, तो ये वाली कंपनसेशन की जा सकती है। ठीक है ना, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की इंडिकेशन क्या है, विजुअल इंप्रूवमेंट। ठीक है ना, कि हमने विजुअल को इम्प्रूव करना नहीं करना। दूसरी मेडिकल कंडीशन हो सकती है कि आपको ग्लाइकोमा डेवलप हो रहा है, फाकोमोर्फिक होता है, फेकोलिटिक हो रहा है, या फिर कैटरैक्ट जो होगा ना वो रेटिनल डिस्प्लेसमेंट की या कोई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना उसका बाइस बन रहा है। ठीक है, और या उसका ट्रीटमेंट नहीं करने दे रहा। उसके अलावा कॉस्मेटिक इंडिकेशन है, यानी आपकी आँख से सफ़ेद नज़र आ रही है, ब्लैक किश पोर्शन नज़र में आने वाला, उसके लिए भी की जा सकती है। तो अब हम कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना, तो मैंने कहा दो टाइप है, एक है एक्स्ट्रा कैप्सुलर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर ये होती है कि हम कैप्सूल का ना जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो वहीं पे छोड़ देते हैं, पोस्टीरियर पोर्शन हम वहीं पे छोड़ देंगे और इंटीरियर कैप्सूल और साथ में जो कैटरेक्ट यानी लेंस है वो रिमूव करेंगे। ठीक है ना, पोस्टीरियर कैप्सूल वहीं पे रहेगा, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसमें 4 मेथड होते हैं इसके, फैकोमल्सिफिकेशन है, फेमटोलेज़र है, फेमटोलेज़र कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, मैनुअल स्मॉल एक्सट्रैक्शन सर्जरी और कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी है। ठीक है, फैकोमल्सिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूवी रेज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये आगे जाके इसकी मैं स्टेप्स भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, दूसरी जो फेमटोलेज़र है इसके अंदर हम फेमटोलेज़र को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो जो यूवी होती है उसकी जी एडवांटेज यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल इंसिजन होता है, लेस स्टिग्मेटिज्म होता है, अर्ली विजुअल रिहेबिलिटेशन होती है। ठीक है, जो फेमटोलेज़र के फ़ायदे हैं, मोर एक्यूरेट, स्टेबल और सेल्फ सीलिंग होती है। कैप्सूल रेक्सिस यहाँ पे जो कैप्सूल की कटिंग होती है मोर एक्यूरेट होती है क्योंकि आपने लेज़र से करनी होती है। ठीक है, और लेंस एंड कैटरेक्ट फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ पे जो होती है वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पे कोई आपका इंस्ट्रूमेंट अंदर नहीं जाएगा, बाहर से आपने लेज़र के साथ ही सारा काम करना होता है। उसके बाद मैनुअल स्मॉल एक्सट्रैक्शन सर्जरी होती है, इसमें जी आप बाहर से इंसिजन देते हैं, उसके बाद वहाँ से कैप्सूल को कट करते हैं एक छोटे इंसिजन से पहले। ठीक है ना, और उसके बाद सेल्फ ये होता है सुचरलेस ही होती है, सेल्फ सीलिंग ही होती है। ये असल में उन इलाकों में होती है जहाँ पे ना फैकोमल्सिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे रश ज़्यादा होता है कि आप सबकी फैकोमल्सिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर ये वाली सर्जरी वहाँ पे कर ली जाती है। ठीक है, ये भी सुचरलेस सर्जरी ही है। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर आप बड़ा इंसिजन देते हैं और इसके अंदर सुचर भी लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इंट्रा कैप्सुलर में ये होता है कि आप कैप्सूल समेत पूरा कैटरेक्ट जो होता है ना वो रिमूव करते हैं। ठीक है, ये अब भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती लेकिन कुछ कंडीशन में इसको करना पड़ता है। इसके भी 3 मेथड है, एक एक्सप्रेशन मेथड है, ठीक है, एक ऑर्गस मेथड है और एक साइरो एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद पार प्लांजर लेंजेक्टोमी है, इसमें क्या होता है जी, कैटरेक्ट रिमूव थ्रू पार
पार्स प्लानर। पार्स प्लानर असल में एक जगह होती है जहाँ पे सिलरी बॉडी है ना, उस जगह से हम जाते हैं अंदर, ठीक है। और ये आमतौर पे कंजेंटल कैटरैक्ट जो है ना उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी पोस्ट ऑपरेटिव एवेल्यूएशन ऑफ कैट प्री ऑपरेटिव वैल्यूएशन ऑफ कैटरैक्ट, यानी ऑपरेशन से पहले आपने वैल्यूएशन करनी है कैटरैक्ट आप सर्जरी आप कर भी सकते हैं, करनी है या नहीं करनी, यानी इंडिकेशन सर्जरी की क्या है या फिर एवेल्यूएशन क्या है, ठीक है। उनमें सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेनी है आपने, ठीक है। प्रीवियस विजुअल एक्टिविटी देख लेनी है, रिफ्रैक्टिव एरर कितना है, आई कोई डिजीज़ तो नहीं है, एंटी ग्लाइकोमा थेरेपी पर तो नहीं है पेशेंट, ओकुलर डिजीज़ तो नहीं है, स्ट्रैबिस्मस है या नहीं, एम्ब्लायोपिया है या नहीं, और पोस्टीरियर सेगमेंट सर्जरी तो नहीं हुई है पहले, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देख लेनी है आपने, ठीक है ना। उसके बाद आपने ओकुलर एग्जामिनेशन करनी है। ओकुलर एग्जामिनेशन में आपने देखना है कि उसको ब्लेफराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, कैराटाइटिस यानी कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रही। अगर इनमें से कुछ भी हुई है तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसमें आपने सर्जरी नहीं करनी जब तक ये ठीक ना हो जाए। उसके बाद आपने इंट्राओकुलर प्रेशर भी देख लेना है कि उसकी रेंज कितनी है, नॉर्मल है या हाँ ज़्यादा हुआ है। उसके अलावा आप 10 एग्जामिनेशन भी कर लेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। ये 3 एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम विजुअल फंक्शन असेसमेंट कर लेंगे, इसमें उसकी विजुअल एक्टिविटी टेस्ट कर लें, कलर विजन देख लें, पीपल रिएक्शन देख लें, कन्फ्रंटेशन टेस्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक है उसका, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोई और इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि कोई डिजीज़ है जिनके अंदर आपने सर्जरी नहीं करनी होती, ठीक है। इसी तरह फिर आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, उसकी CBC करवा लें, ESR करवा लें, यूरिन करवा लें, ब्लड शुगर, एक्स चेस्ट रे और B स्कैन करवा लें टू असेस द विट्रस और कॉर्नियो रेटिनल प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्री, इसकी ये होती है इंट्राओकुलर लेंस पावर कैलकुलेशन कि आपने कितनी पावर का लेंस लगाना है, ठीक है। एक रेट्रोमेट्री होती है और एक्सियल लेंथ होती है। बाकी ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, याद करने की मेरा कहते हैं ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम देख काफ़ी है इसका, वरना देख ले B = A - 2.5 L - 0.9 K, ठीक है। P यहाँ पे रिक्वायर्ड पावर है, A कांस्टेंट है, L एक्सियल लेंथ है, ठीक है ना। और ये A जो है ये स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी से आप असेस करेंगे, और जो K है जी ये एवरेज कर्वेचर है, ठीक है। हम आ जाते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो आपने देना है ना पेशेंट को सर्जरी से पहले, वो उसकी टाइप्स कौन सी है। टॉपिकल एनेस्थीसिया देते हैं आप, विट्रोबल्बर दे सकते हैं, सब टेंडन दे सकते हैं टेंडन के अंदर से, और पेरीबल्बर ब्लॉक दे सकते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स हैं इसकी। उसके अलावा फेशियल नर्व ब्लॉक और जनरल एनेस्थीसिया है, ठीक है ना। इसकी इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर सवाल कोई नहीं आया, बस नाम इसकी आगे कॉम्प्लिकेशन है वो हम देख लेते हैं, उसमें सवाल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाए एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स। अब ये आ गया जी हमारे प्रोसीजर्स कैसे करने हैं आपने, ठीक है ना। इसमें जी सबसे पहले आ जाए फैकोमल्सिफिकेशन। फैकोमल्सिफिकेशन में आपने क्या करना था, प्रोसीजर का क्वेश्चन कोई नहीं आया लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इनमें क्या होगा, सबसे पहले आपने फैकोनसियन देना है एक छोटा सा, ठीक है ना। उसके बाद आपने फोरी एंटीरियर चैम्बर को मेंटेन करना है। एंटीरियर चैम्बर को मेंटेन कैसे करना है, आपने उसके अंदर सेलुलोस या कोई और इस तरह का सब्सटेंस डालना है जो उसको जेली लाइक कंसिस्टेंसी उसकी हाई कर दे और वो बाहर ना निकल सके, ठीक है ना। एंटीरियर चैम्बर मेंटेन कर लेना। उसके बाद आपने स्टैब इनसिजन लेना है सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद आपने इंटीरियर कैप्सूल को आप कंटिन्यूस कट करना है, ठीक है ना। स्टैब इनसिजन देकर उसके बाद चॉपर के जरिए आप इंटीरियर कैप्सूल को कट करेंगे राउंड फॉर्म में, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जब इंटीरियर कैप्सूल कट हो गया उसके बाद आपने हाइड्रो डाइसेक्शन करनी थी। हाइड्रो डाइसेक्शन में क्या जी, आपने वाटर को यूज़ करते हुए कैप्सूल से लेंस को सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो डिलिनेशन करनी होती है, इसमें आप विस्कोइलास्टिक कोई सब्सटेंस यूज़ करते हैं और इसमें आप क्या करते हैं जी, एपी न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से सेपरेट करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये आप न्यूक्लियर को रोटेट कर देते हैं कैप्सूलर बैग में। उसके बाद आप फैकोमल्सिफिकेशन ऑफ कैटरैक्ट करते हैं, जिसमें आप एक इंस्ट्रूमेंट अंदर लेके जाते हैं जी, फैको प्रोब होता है और वो वहाँ पे जी UV रेज फेंकता है, जिससे जो आपका लेंस होगा ना वो टूट जाएगा, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी न्यूक्लियस की। उसके बाद हम उसको एस्पायरेशन कर देंगे कोर्टेक्स की, और जो हमने वहाँ पे लेंस को तोड़ा है, ठीक है ना। एस्पायरेशन करने के बाद कैप्सूलर बैग को हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर देंगे। उसके बाद इसमें सुचरिंग कोई नहीं होती, बस आपने पैड और बैंडेज लगा देते हैं। तो ये आपका फैकोमल्सिफिकेशन का सादा सा प्रोसीजर है, ठीक है ना। इसके बस स्टेप्स पढ़ लें। उसके बाद फेमटो लेज़र में सेम तकरीबन प्रोसीजर सेम है, बस इसमें हम क्या करें, हम यहाँ पे फेमटो सेकंड लेज़र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें जो हम इंसिजन है वो भी फेमटो लेज़र से लगाएंगे, ठीक है ना। मोर स्टेबल और सेल्फ सीलिंग हो गले जो इंटीरियर कैप्सूलोट में वो भी आपने लेज़र के थ्रू करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो लेंस की फ्रेगमेंटेशन है वो भी आपने फेमटो सेकंड लेज़र इस्तेमाल करते हुए ही करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जिसमें हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत कम होगी इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर वो जो एक्यूरेसी है वो भी ज़्यादा होगी। इसमें स्टिग्मेटिज्म करेक्शन भी एट द टाइम ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी आप कर सकते हैं। ये क्या होती है, लिम्बर रिलैक्सिंग इनसिजन दे देते हैं आप फेमटो सेकंड लेज़र का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है।
अब इनका उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ दोनों का, ठीक है ना। तो इसमें जी जो हमारी पहली थी ना फैको इमल्सिफिकेशन थी, ठीक है ना, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। उसके बाद जी फेमटोसेकंड लेज़र जो है ना उसके, तो फेमटोसेकंड लेज़र का जो उन्होंने बताया हुआ है जी कि इसमें विजुअल एक्यूरेटी आउटकम जो होता है ना वो इतना स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता। यानी जो हम मैनुअल सर्जरी करते हैं ना फैको इमल्सिफिकेशन, उसके जो विजुअल एक्यूरेटी है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू फेमटोसेकंड लेज़र। इसकी कोई उन्हें वजह नहीं पता, लेकिन बस ये है। लेकिन बाकी जो है जी फेमटोसेकंड लेज़र जो है ना कैप्सूलोटमी बेनिफिट टोरिक एंड मल्टीफोकल लेंस इंसर्शन, ठीक है ना। और जो टोरिक लेंस या मल्टीफोकल लेंस इंसर्शन होता है ना वो ज़्यादा बेटर फिट होता है फेमटोसेकंड लेज़र को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। उसके बाद फेमटोसेकंड लेज़र के ज़रिए कैटरेक्ट सर्जरी जो है ना वो महंगी है। अब इसके दो डिसएडवांटेज, एक महंगी है और एक विजुअल एक्यूरेटी इसमें कम होती है, लेकिन बाकी इसके बेनिफिट्स हैं। उनके बाद मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी है, ठीक है ना। ये भी सुचरलेस सर्जरी होती है और सेल्फ हीलिंग वेल्वुलर स्क्लेरोकोर्नियल टनल इंसिजन के जरिए हम की जाती है। गुड अल्टरनेटिव है फैको इमल्सिफिकेशन की जगह, जहाँ पे ज़्यादा आप महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते सर्जरियाँ, वहाँ पे ये वाली की जा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन नंबर 4। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले एक पार्शियल थिकनेस इंसिजन देंगे, उसके बाद हम इंटीरियर चैम्बर के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हम ये एक साइटोटोम को यूज़ करते हुए सिस्टोटोम, इसके ज़रिए ये एक ना 100 लाइक इस तरह इंसिजन देते हुए पूरे इंटीरियर कैप्सूल को कट करेंगे। जब पूरा इंटीरियर कैप्सूल कट हो जाएगा फिर हम पार्शियल थिकनेस को फुल इंसिजन थिकनेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम पूरे न्यूक्लियस को उसके अंदर से बाहर निकाल देंगे। देखिए आपने डिलीवरी ऑफ न्यूक्लियस 10.22 में निकला। जब पूरा निकला आएगा उसके बाद हम जी बाय इरिगेशन के जरिए रेजिडुअल कॉर्टेक्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कैप्सूलर बैक को इन्फ्लेट करेंगे, लेंस पूरा इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल करेंगे और उसके बाद इसके अंदर अब हमें सूचर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इंसिजन बढ़ा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद वही जी बैड और बैंडेज लगा देंगे। अब आ जाता है टाइप ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशंस। अब दो तरह की लेंस इम्प्लांटेशन होती है, एक पोस्टीरियर चैम्बर लेंस होता है, एक इंटीरियर चैम्बर लेंस होता है। पोस्टीरियर चैम्बर लेंस कौन सी सर्जरी में होगा, जो हमारी एक्स्ट्रा कैप्सूलर सर्जरी थी ना जिसमें हमने कैप्सूल को पीछे प्रिजर्व किया था पोस्टीरियर कैप्सूल को, वहाँ पे जो लेंस हम फिट करते हैं उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर लेंस। और जो दूसरी सर्जरी होती है ना इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, जिसके हम अंदर पूरा कैप्सूल ही निकाल देते हैं। अब उसमें हमारे पास पीछे जगह नहीं है जिसके अंदर हम लेंस लगा सकें, उसके लिए फिर हम लेंस जो होता है ना वो इंटीरियर चैम्बर में रखते हैं, यानी आयरस और कॉर्निया के दरमियान जो जगह होती है हमारे पास वहाँ पे हम लेंस को रखते हैं। इसको कहते हैं इंटीरियर चैम्बर लेंस इम्प्लांट। हम इंटीरियर चैम्बर लेंस के ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो कौन से होते हैं जी देख लेते हैं। अब देखें जी यहाँ पे एक फॉरेन बॉडी के तौर पर लेंस आया ना, तो वहाँ पर जी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको इंटीरियर यूवेटाइटिस कह सकते हैं, ठीक है। उसने अब प्रेस भी करना है आयरस को भी और इंटीरियर चैम्बर को भी, तो वहाँ पे इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, ग्लाकोमा हो सकता है, कॉर्नियल एंडोथेलियल को डैमेज हो सकता है कोई, ठीक है ना। उसके बाद कोरोनिक सिस्टोइड मैकुलर एडिमा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये पीपल की शेप को डिस्टोर्ट कर सकता है वो, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ इंट्राओकुलर लेंस डिज़ाइन, इसमें एक होता है रिजिड होते हैं इंट्राओकुलर लेंस, जो हमारी कन्वेंशनल सर्जरी है जिसमें बड़ा इंसिजन देता है वहाँ पे ये रिजिड लेंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्सिबल इंट्राओकुलर लेंस है, इनकी टाइप है, इनमें फोल्डेबल होता है और एक रोलेबल होता है, ठीक है ना। ये जी फोल्ड हो गया या रोल हो के हम ले जाते हैं, ये हम फेमटोसेकंड लेज़र या जो दूसरी फैको इमल्सिफिकेशन उसमें इस्तेमाल करें। उसके अलावा अब जदीद जो नए लेंस है उनमें मल्टीफोकल लेंस है, ठीक है। मल्टीफोकल लेंस जो है ये जी ज़्यादा अच्छा है कि डिस्टेंस और नियर विजन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद टोरिक इंट्राओकुलर लेंस है, ये सबसे महंगे लेंस है इस टाइम, ठीक है ना। ये एस्टिग्माटिज्म को भी जी ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव एरर के साथ साथ एस्टिग्माटिज्म को भी ठीक कर सकते हैं। अब आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी, यहाँ से क्वेश्चन आया होता है, ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है ना। इसमें जी पहले एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है जी आपने जी दिया है तो हमने लिम्बस में दिया है तो वहाँ पे जी अगर कोई वेसल फट गई है तो रेट्रोबल्बर हेमरेज हो सकता है, ठीक है। ग्लोब में अगर लग गया है इंजेक्शन तो परफोरेशन ऑफ ग्लोब हो सकती है। अगर नर्व में लग गया ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो सकती है। उसके अलावा आपने ओक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स होता है एक, यानी अगर हम कार्ड जो मसाज करें ना आँखों के ऊपर उससे हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और हमारा जो हार्ट होता है ना वो उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वेगस स्टिमुलेशन होती है। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी ये रिफ्लेक्स ज़्यादा स्टिमुलेट होगा ना उससे हार्ट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट होने का खतरा होता है। उसके अलावा कार्डिक अरिथमियाज हो सकता है, अगर वेन के अंदर आपका लग गया, वेन के अंदर लगेगा उसने सीधा हार्ट में जाना है, आपके जो एनेस्थेटिक है और उसने वहाँ पे जाकर कार्डिक अरिथमियाज कर देने हैं। और अगर वही वहाँ से एनेस्थीसिया जो है आपका वो ब्रेन स्टेम की तरफ अगर चला गया वेन के थ्रू तो वहाँ पे जाकर उसने रेस्पिरेटरी अरेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये थी एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन।
अब है ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, यानी इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जब आप इंसिजन देने हैं, जारी बात है वहाँ पे सबर एक्नोइड हेमरेज हो सकता है, ठीक है। और पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हो सकता है आपका, आपने न्यूक्लियस निकाला था, आपने कट दिया तो न्यूक्लियस आपका ड्रॉप कर सकता है विट्रस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कट दिया, कट ज़्यादा लग गया है तो विट्रस लॉस हो सकता है आपका किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से सारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ डिस्मेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, यानी आपका ये कब होता है कि आपका जो वो इंस्ट्रूमेंट था वो ना शार्प नहीं था, डल था, उसने लेयर्स काट दी, स्ट्रोमा तक कटी, डिस्मेंट मेम्ब्रेन कटी नहीं। उससे क्या होगा, स्ट्रोमा और डिस्मेंट मेम्ब्रेन आपस में अलग हो जाएंगे, डिटैचमेंट डिस्मेंट मेम्ब्रेन हो सकता है। हाइड्रोडायलिसिस हो सकता है, ठीक हो गया ना। उसके बाद जी हाइपीमा हो सकता है, हाइड्रोडायलिसिस क्या हो सकता है, इज़ द डिसइंसर्शन ऑफ आयरस रूट फ्रॉम द सिलरी बॉडी, यानी आपका जो आयरस है ना वो सिलरी बॉडी से अलग हो गया है किसी वजह से, कोई स्ट्रोमा की वजह से ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, इंटीरियर चैम्बर में आपका ब्लड आ गया तो इसको हम कहेंगे हाइफीमा हो गया है, ठीक है। तो ये थी इंट्रा ऑपरेटिव आपकी कॉम्प्लिकेशन 7, ठीक है ना, आसान नहीं है याद रखना जी। हेमरेज हो गया है, ठीक है, कैप्सूल में परफोरेशन हो गया, ग्लोब के अंदर कोई परफोरेशन हो गई है, ठीक है, और कैप्सूल के अंदर हो गई है जी, कैप्सूल आपका विट्रस में फॉल कर गया है, विट्र ग्लोब के अंदर परफोरेशन हुई है, या कोई और सा चीज़ की वजह आपका विट्रस सारा लॉस हो गया है, डिस्मेंट मेम्ब्रेन की डिटैचमेंट हो गया, एरिडो आयरस और सिलरी बॉडी डिटैच हो गया, या फिर ब्लड इंटीरियर चैम्बर में आ गया, ठीक है। अब आ जाती है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार, ठीक है। तो इसमें अब दो हैं, एक अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, एक लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। तो अर्ली में कौन कौन सी हो सकती हैं जी, अर्ली में जी आपको कोई इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है ना, एयरबोर्न ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ठीक है। दूसरा क्या हो जी, कॉर्नियल एडीमा हो सकता है, क्योंकि कॉर्निया को डैमेज हुआ है ना, जब आपने इंस्ट्रूमेंट टच किया है या कोई और फॉरेन चीज़ें एडजस्ट की हैं, आपने वॉश किया है तो कॉर्नियल एडीमा हो सकता है, ठीक है। आपने जब उसको क्लोज़ किया है तो आपका जो वाउंड है वो लीक कर गया है, तो वाउंड लीकेज हो सकता है। जब वाउंड लीक हुआ तो आपका जी बाइक की तरफ सारा प्रेशर अचानक इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ किया है, यानी बाइक की तरफ फ्लो किया, तो उसकी वजह से आपका आइरस प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। अगर आपका सारा ही फ्लूइड निकल गया है लीकेज के दौरान तो आपका एंटीरियर चैम्बर फ्लैट हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका जी ये नहीं हुआ, वाउंड लीक नहीं हुआ जी, आपका किसी वजह से ब्लॉकेज हो गया एंटीरियर चैम्बर के अंदर, उससे क्या हो सकता है, सेकेंडरी ग्लाकोमा हो सकता है आपको, ठीक है। कोरोइडल डिटैचमेंट हो सकती है वाउंड लीकेज की वजह से, ठीक हो गया ना। एरिडोसिस्लाइटिस हो सकता है आपका, यहाँ तक कि ब्लड भी आपका एंटीरियर चैम्बर में आ जाए, जिसको हम हाइफीमा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी थी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब आ जाती है हमारी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट में क्या होगा कि काफ़ी देर लेट है, लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जो कुछ देर बाद होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा जी, इन्फेक्शन ही है लेकिन क्रोनिक हो जाएगी, क्रोनिक एंडोप्थेल्माइटिस हो गया, फैको एंटीजेनिक यूवियाइटिस हो गया, यानी लेंस की प्रोटीन किसी तरह जी ऑटोम्यून इम्यून सिस्टम कुछ हो गया तो ऑटोम्यून रिएक्शन आ गया, फोटो एंटीजेनिक यूवियाइटिस हो सकता है। कॉर्नियल डीकम्पनसेशन हो गया जी, कॉर्नियल डीमा आपका कंपनसेट नहीं हो रहा जी। सिस्टोइड मैकुला का ड्यूमा हो गया जी। रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है जी, ठीक है। ओपेसिफिकेशन हो गया पोस्टीरियर कैप्सूल, यानी जो आपका कैटरैक्ट पूरी तरह रिमूव नहीं हो सका और जी उसने पीछे इन्वॉल्व कर दिया है जी पोस्टीरियर कैप्सूल को, उसमें प्राइमरी ओसिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। एल्शर्स पर्ल हो सकते हैं जो बच्चों के अंदर हो सकते हैं, या कैप्सुलर फिब्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा एपिथेलियल और फाइब्रस डाउन ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। अब आ जाती है इंट्राओकुलर लेंस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, यानी लेंस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ठीक है। अब लेंस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन दो ही हो सकती हैं, ठीक है। या फिर तो उसकी डिसेंट्रेशन हो गई है या सबलक्सेशन हो गई, यानी वो अपनी जगह से मूव कर गया है, सबलक्सेट कर गया है, या डिसेंट्रलाइज हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या होती है, दूसरा उसकी ओपेसिफिकेशन हो सकती है दोबारा से, ठीक है। दो कॉम्प्लिकेशन लेंस से रिलेटेड। अब आ जाता है एफेकिया। एफेकिया कि एब्सेंस ऑफ लेंस आई, अगर लेंस आपका आई के अंदर पिलरी एरिया के अंदर, बाकी किसी और जगह पे हो सकता है लेकिन अगर पिलरी एरिया के अंदर आपका नहीं है ना, उसको हम कहेंगे एफेकिया। अब इसमें क्या हो सकता है, कॉज सर्जरी के दौरान आप रिमूव कर दिया लेंस के, लेकिन किसी वजह के दौरान आप नहीं डाल सके, या जी आपका लेंस का मीटर सारा परफोरेट हो गया ट्रॉमा के दौरान, या कुछ और वजह की वजह से रप्चर कर गया, या फिर हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट बन गया। हाइपर मैच्योर में भी हमने देखा था कि सारा जो लेंस मैटर हो जाता है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, सिर्फ कैप्सूल पीछे रह जाता है। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे जी, हाइपरमेट्रोपी हाईली हाइपरमेट्रोपिया हुआ होगा। उसके अलावा नियो डिस्टेंट विजन दोनों जो होंगे रिड्यूस हुए होंगे। उसके बाद साइंस और फिर क्या आएंगे, लीनियर स्कार नजर आएगा कि पहले सर्जरी यूज का स्कार नजर आ जाएगा। उसके अलावा जब देखें पीछे लेंस ही निकल गया है तो इंटीरियर चैम्बर को थोड़ा सा बल्ज आउट लेंस की वजह से मिलेगा, पीछे लेंस नहीं है तो वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रो
डोनेसिस हो जाता है। उसके बाद प्यूपल के पीछे लेंस नहीं है तो प्यूपल जो होगा वो जेट ब्लैक कलर का नजर आएगा, ठीक है। परकंजे इमेजेस नजर आएंगी, यानी आपका लेंस अंदर कहीं साइड में गिरा हो तो वो कहीं और ही फोकस कर रहा होगा, उसे परकंजे इमेजेस बन जाएंगी। रेटिनोस्कोपी शो हाई हाइपोमेट्रोपिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव पावर है जी वो भी आपकी कम हो जाएगी, वे की करेक्शन, ठीक है ना। यानी नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर तकरीबन 49 डायोप्टर्स थी, जिसमें से रेटिना की 43 डायोप्टर्स, ठीक है। जो 1/3 लेंस दे रहा था वो अब नहीं है, तो हाई हाइपोमेट्रोपिया हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके मेथड्स ठीक करने के क्या है, एक तो आपको एक्शन कर दें ये रिफ्रैक्टिव पावर की, उसमें स्पेक्टेकल्स लगा दें, दूसरा आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा दें, तीसरा इंट्राओकुलर लेंस प्लांट कर दें, या कैरेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो सकती है, ठीक है। अब इसके किसी के फ़ायदे और नुकसान है, इसमें से भी सवाल इतना नहीं आया हुआ, ठीक है। स्पेक्टेकल लगा सकते हैं आप, स्पेक्टेकल सेफ़ होते हैं, मिनिमल केयर रिक्वायर हो सकती है, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि स्पेक्टेकल जब आप ज़्यादा थिक लेंसेज वाले इस्तेमाल करेंगे ना, ज़्यादा मोटे ग्लासेस वाले, वो इमेज को मैग्नीफाई करेंगे, 25 से लेकर 33% तक को मैग्नीफाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको मिस जजमेंट होगी ऑब्जेक्ट्स को जज करने में कि वो पास है या दूर है। उसके अलावा डिप्लोपिया हो सकता है, स्फेरिकल एब्रेशन या प्रिज्म इफेक्ट कर दे सकते हैं ज़्यादा मोटे लेंस, जैसे डिस्टोर्शन ऑफ इमेज हो जाएगी, रिंग स्कोटोमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑफ फील्ड ऑफ विजन, यानी आप सिर्फ ऐनक के जितना ग्लास है उतने में ही देख सकते हैं ना, आपको फिर बाकी साइडों से देखने के लिए आपको अपनी गर्दन मूव करनी पड़ेगी, जिससे फील्ड मूवमेंट्स आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी और आपका जो विजन फील्ड है सिर्फ वो ऐनक के अंदर रिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। दूसरा है कॉन्टैक्ट लेंस, ऐनक से बेहतर इसका जो विजन होता है, ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ नुकसान भी कुछ फ़ायदे भी हैं। तो पहले एडवांटेज देखते हैं जी। मोस्ट ऑफ द सीरियस टॉपिकल डिसएडवांटेज ऑफ स्पेक्टेकल वो कम हो जाती है, मैग्नीफिकेशन कम हो जाती है, ठीक है। यूनिलेटर और बायोलेटर वे के दोनों में, अब आँखों में तो आपको सारी बात है, दोनों आँखों में शीशा तो सामने लगाना ही पड़ेगा ना, फिर एक आप कम लगा लें कि ज़्यादा लगा लें, लेकिन इसमें क्या लेंस आप एक आँख में लगा सकते हैं, दूसरी में नहीं भी लगाएं तो वो भी गुजारा हो जाएगा, ठीक है ना, अगर यूनिलेटरल है। लेकिन ऐनक आपको 2 शीशों वाली लगेगी। डिसएडवांटेज अब यहाँ पे क्या है, इमेज मैग्नीफिकेशन जी, ये 7% ये भी करते हैं, ठीक है ना, उससे कम करते हैं लेकिन करते हैं ये भी, डिप्लोपिया ये भी खास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, आपको इनकी प्रॉपर क्लीनिंग रिक्वायर है, इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है, इसको मैनेज करना है, दिन निकालना है, लगाना है, केयर ज़्यादा करनी है। और ओल्डर पेशेंट्स आमतौर पे खास तौर पर जो पार्किंसनिज्म के, जिनको हर टाइम पे ट्रेमर्स हो रहे होते हैं हाथ पे, उनके लिए तो कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव करना लगाना बहुत मसला हो जाएगा ना सारा। उसके अलावा बाद आ जाता है इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट, मॉडर्न मेथड ऑफ चॉइस है, यानी इसमें आप एक ही बार सर्जरी करके जी पक्का लेंस लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। प्रोसीजर आपके लिए अब क्या है जी, इसमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। और दूसरा क्या है जी, एडवांटेजेस इसमें क्या है, तकरीबन मोटे जो लेंस और उसके स्पेक्टेकल थे तो वो सारे तो इसमें आएंगे ही नहीं, मैग्नीफिकेशन नील है, ठीक है, जो केयर है वो इतनी करनी नहीं पड़ रही है आपको, ठीक है। लेकिन कुछ मसले यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है ना, वो क्या आएंगे जी, ये कॉस्टली है, ठीक है, सर्जरी रिक्वायर होगी, कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे, और अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगी, फिर वो छोटी मोटी नहीं होगी जिस तरह की थी कि आपको रिमूव करना पड़ रहा है या आपको मैग्नीफाई में, इसमें फिर आपको केराटोपैथी हो जाएगी या एंटीरियर चैम्बर में कोई मसला बन जाएगा, यानी वो सर्जरी के दौरान फिर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन आएगी, ठीक है। केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या होती है, इसमें जी हम जी रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया है ना उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, इसमें कर्वेचर ऑफ कॉर्निया को मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसीजर है, ठीक है ना। इसमें एपिकेराटोप्लास्टी हो सकती है और लेजिक हो सकता है। अब आ जाता है एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया लेंटिस होता है कि लेंस का ना अपनी जगह से अगर वो डिस्प्लेस हो गया, अपनी नॉर्मल पोजीशन से जो लेंस डिस्प्लेस हो जाएगा उसको हम कहेंगे एक्टोपिया लेंटिस। अब 2 हो सकते हैं, आपको पता है, जब भी टेम्परेरी मूव किया है या थोड़ा सा मूव किया, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, सब लग्जेशन है, पूरा मूव कर गया तो लग्जेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी हेरिडेटरी काजेज होते हैं, फैमिलियल एक्टोपिक लेंटिस हो सकता है, ठीक है ना, एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिली हो सकता है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में प्यूपिला और लेंस डिस्प्लेस हो जाए, मार्फान सिंड्रोम की वजह से हो सकता है जी, ठीक है ना, वेल मार्चिसनी सिंड्रोम की वजह से हो सकता है जी, सल्फाइड ऑक्सीडेस डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, हाइपरलाइसिनेमिया की वजह से हो सकता है। अरे इन सब के अंदर आपने कोई ना कोई आपको बीमारी होगी, कोई हेरिडिटरी काज नहीं, सब उनकी वजह से होगा, ठीक है ना। अब एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड कौन से होंगे जी, एक्वायर्ड में अगर कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, हाई मायोपिया हो सकता है, हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट हो सकता है, सूडोफोलिएशन हो सकता है, बेफ्थोल्मोस हो सकता है और सीजी बॉडी ट्यूमर हो सकता है। ये एक काजेज जिनमें एक्वायर हो सकता है, वरना वो सारे हेरिडिटरी काजेज हैं जिनमें
हेरिडिटरी वजह होगी, कोई बॉडी सिस्टेमिक डिजीज़ होगी जैसे मार्फान सिंड्रोम है, ठीक हो गया ना, हाइपरलाइसिनीमिया है, उनकी वजह से होगा। और ये है जो हमारे ऑटोसोमल है, ठीक है। होमोसिस्टीन यूरिया भी इसके अंदर आता है जी, हेरिडिटरी काज के अंदर। उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या, डिक्रीज विजन हुआ है, डिस्टोर्शन ऑफ इमेजेस हुई है और मोनोकुलर डिप्लोपिया हुआ है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी, स्पेक्टेकल लगा के रिफ्रैक्टिव एरर ठीक कर दो, या सर्जिकल रिमूवल ऑफ लेंस कर दो, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी क्या, इंट्रैक्टेबल एमेट्रोपिया है, या ग्लाकोमा हो गया सेकेंडरी, या कोई इंटीरियर चैम्बर में लेंस आ गया है, या फिर कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन वही है जी, कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इंटीरियर चैम्बर में आ सकती है, ठीक हो गया ना, विट्रस में डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, और उसके बाद ग्लाकोमा हो सकता है ड्यू टू पपलरी ब्रोक और ओपन एंगल ग्लाकोमा। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सवाल जो आया हुआ है कैटरेक्ट सर्जरी आपने देख लेनी है ठीक से, अच्छे से, ठीक है। उसके बाद सर्जरी की कम्प्लिकेशन, इंडिकेशंस, ये वाली चीज़ें देख लें। उसके बाद सेनाइल कैटरेक्ट पढ़ लें, उसके अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है, और कंजेंटल कैटरेक्ट को एक आधी बार आया है। अच्छा, इसमें आपको पूरी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस चैप्टर के अंदर से बड़ा फजूल सा चैप्टर है ये। बस इसमें से अपने नाम याद रखने हैं, सर्जरीज़ के नाम रखने हैं, सर्जरी कम्प्लिकेशंस के नाम याद कर लें, ठीक है ना। उसके बाद इंडिकेशंस के नाम याद कर लें, इन्वेस्टिगेशंस के नाम याद कर लें, पूरा याद करने की इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।